Hello everyone, good morning. Today we are back with the seventh chapter of your book Flamingo, the interview. So here we are going to start about interview. Before we are going to start, I must tell you one thing कि interview, what is interview? क्या होता है interview? Anyone? Anyone else? Give me answer. What about your views? According to your opinion? Whenever we are going to appoint somewhere, so the person who is going to ask some questions in a personal matter, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज और हर व्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर जॉब, अकॉर्डिंग टू आवर रिगार्डिंग आवर जॉब, वट एवर वी आर गोइंग टू टेक अ पोस्ट, सो दैट इज इंटरव्यू, ठीक है. एंड दोज हु आर गिविंग इंटरव्यू, इट इज कॉल्ड इंटरव्यू. एंड दोज हु आर टेकिंग, interviewer is a person who is giving interview, ठीक है, and who is taking interview, that is interviewer. ओके, तो इंटरव्यू बेसिकली एक ऐसी चीज है जो जब हम किसी के साथ डील करते हैं कि हाँ हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है भी या नहीं, अपन अपॉइंट होने के लिए किसी के लिए डील करते हैं, दैट इंक्लूड्स इन इज इंटरव्यू, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ इट. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. मीनिंग ऑफ कॉमन प्लेस हियर, not usual, ordinary, you can say. Interview, an inevitable part of journalism, was discovered over 130 years ago. अब इंटरव्यू क्या है सबसे पहले किसी को नहीं पता था, जैसे कि अभी आप आंसर नहीं दे पाए. सो इंटरव्यू, वी ऑल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू बट वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट. तो इंटरव्यू क्या है? एक ऐसा इनएविटेबल पार्ट है, इनडेफिनेट पार्ट है जर्नलिज्म का, जो कि डिस्कवर हुआ था लगभग 130 ईयर्स पहले. These days it is nothing out of the ordinary. ये कुछ भी ordinary नहीं था. आज के time पे it is very common, it is very ordinary. In fact, people who are educated are believed to have read an interview at one or other point in their lives. And on the other hand, almost every celebrity has been interviewed more than once. जब भी आप किसी जॉब के लिए अपॉइंट करते हो तो ये बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी चीज है फॉर नाउ डेज, ठीक है. बट बिफोर दीज इन दैट ड्यूरेशन, ये जो एजुकेटेड पर्सन है वो बिलीव करते हैं कि हाँ हम है ना एक रीड करें एक इंटरव्यू, जब किसी ने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे हो तो हाउ टू गिव एन आंसर टू हिम, ये हम देख सके, या उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके रहने का पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब हम देख सके. और वहीं दूसरी जगह ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज ने एक से ज्यादा लगभग इंटरव्यू फेस किए होंगे, वो इंटरव्यू रहे हैं. Extravagant means excessive or elaborate. Despise means hate or dislike. Unwarranted means not justify or authorize. Intrusion means the act of intruding, intervention. Primitive means ancient or older. Since it is very commonly used, it is not believable that many people have conflicting views. अब सब लोगों को अगर देखा जाए, आपको एक सीट पे बैठा दिया जाए और if I am asking some question, हो सकता है according to your opinion it is not good, इट इज अनवर्दी फॉर यू, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, ठीक है. और वहीं अगर मैं दूसरे इंसान को बैठा रही हूँ, मे बी ही लाइक्स और शी लाइक्स इट, तो वहीं पे कन्फ्लिक्शन जो है उनके अराइज होते हैं, यहीं से डिस्प्यूट जो अराइज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज अबाउट द यूसेज एंड दिस एंड एडवांटेजेस ऑफ एन इंटरव्यू. कुछ इसके फेवर में भी रहते हैं, कुछ इसके अगेंस्ट में भी रहते हैं, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, बट इसका यूजेज बहुत ज्यादा है. Some people have elaborative claims about its goodness as they believe it to be a path towards knowing complete truth and consider its practice to be an art. But कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक इस तरीके से एक आर्ट है जिसकी हम प्रैक्टिस करवाते हैं. अगर हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हाउ टू गिव एन आंसर, हाउ टू लिसन, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, क्योंकि आप जब इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में गैप बहुत ज्यादा है. हम किसी भी चीज के दो मीनिंग निकाल सकते हैं इजीली, और मोर देन टू भी हो सकते हैं. हम किसी भी चीज में इंग्लिश और लैंग्वेज पार्ट में ये नहीं कह सकते कि वो एक ही है. तो हम किस तरीके से, सामने वाले ने हमसे क्वेश्चन पूछा, उसमें क्या वर्ड आया, उसको किस तरीके से हम एलाबोरेट कर रहे हैं, उसकी हम किस चीज पे उसके बिलीव कर रहे हैं और उसकी अच्छाई देख के उसमें बता रहे हैं, उसका पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे रहे हैं. जिस पार्ट में वो क्वेश्चन है उसमें हम रख के बता रहे हैं, टुवर्ड्स नोइंग कंप्लीट ट्रूथ एंड कंसिडर इट्स टू बी एन आर्ट. It looked at from the interview's point of view, those who is giving interview, उसके point of view से it may look like an unwanted intervention in their personal lives. और कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू के मन में ये आ जाता है कि इंटरव्यू जो है नहीं होना चाहिए,
because they are taking interference in our life. They are disturbing us. They raise a contradiction in our life. It creates a picture in the minds of readers and viewers, which, according to an old saying, steals the original identity of the person. और इसका मानना ये भी है कि इस चीज को क्रिएट करता है, इस बात को रेज करता है कि कहीं ना कहीं हम हमारे पर्सनल चीजें जो है चुराई जा रही है, हमारी आइडेंटिटी जो खो गई है, वो ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं. और some people do not want to give interview just because of it. Lionize means give a lot of public attention and approval. Repel means drive or force back. Persistent means continuous. Petitioners means a person who asks for something. Petition is an application, you can say, in a legal manner. ठीक है, petitioner वो जो किसी चीज के बारे में लगाकर पूछता है, अपनी कंप्लेन करता है, कुछ चीज पूछता है. Amusement means the provision or enjoyment of entertainment. Many famous personalities have a bad impression in their views about interview. अब कई लोगों का बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस भी रहा है, कई लोगों का बहुत अच्छा रहा है, कई लोगों का बहुत बैड एक्सपीरियंस है इंटरव्यू के बारे में. द कॉस्मोपॉलिटन राइटर जो वीएस नाइपॉल थे, उनका मानना ये था, वो ये फील करते थे कि बैड इंटरव्यू दैट अ बैड इंटरव्यू हैज द टेंडेंसी ऑफ लिविंग दैम वाउंडेड फॉर लाइफ. अब एक बैड इंटरव्यू जो है उसकी टेंडेंसी ये रहती है कि वो कहीं ना कहीं एक घाव, एक जख्म जो है छोड़ देता है कहीं ना कहीं. तो उनके लिए इंटरव्यू बैड रहा है कहीं ना कहीं. द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू एज ही वाज टू स्केयर्ड ऑफ द इंटरव्यूअर. और जो एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस बात की कंसेंट नहीं दी है, उन्होंने इस बात की हामी नहीं करी है कि इंटरव्यू जो है ये बहुत ज्यादा स्केरी होता है, बहुत ज्यादा डराता है ऑफ द इंटरव्यूअर. इंटरव्यूअर तो अपना काम कर रहा है कहीं ना कहीं, बट हाउ कैन वी फेस, ये इट्स अप टू अस. ठीक है. He feared that a lot of attention would be drawn towards him. Definitely बहुत ज्यादा concentration focus करने की जरूरत है, काफी attentive होने की जरूरत है whenever we are facing interview. And thus he remained away from those who knew him, those who wanted to either interview him or get an autograph of his. जिस किसी को भी ऑटोग्राफ मांगा जाता है, किसी से भी इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा फोकस्ड होने की जरूरत है. कोई भी चीज उसके मुंह से गलत ना निकले, फर्स्ट थिंग इज दैट. और सेकंड थिंग, वो सब कुछ जो भी सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाए, उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग आंसर दे. तो ये बहुत टिपिकल है. he would narrate tales of his success and avoiding such requests with satisfaction and enjoyment. और जो हमारे ये रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन राइटर वी एस नायपॉल, उन्होंने नैरेट भी की अपनी जो भी टेल्स हैं सक्सेस के बारे में, जो भी स्टोरीज हैं उनकी, और अवॉइड किए ऐसी कोई रिक्वेस्ट जो कि सामने वाले को एंजॉयमेंट कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है. बिकॉज इफ ही इज गोइंग समवेयर टू अ पॉइंट, तो वो अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज बताने के लिए जा रहा है, ना कि सामने वाले को एंटरटेन करने के लिए जा रहा है. गॉट इट. Second is next is condemnatory, means expressing strong disapproval. Ract means destroy or severely damage. Assault means make a physical attack on. Vile means extremely unpleasant. Perpetrated means committed or performed. Rudyard Kipling was strongly against the idea of getting interviewed. अब रुडियार्ड किपलिंग जो है फेमस राइटर भी हैं, वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत अच्छे से, उनके बिल्कुल दिल कभी नहीं चाहता इस बात के लिए कि वो जो इंटरव्यू वाला आइडिया है ना, वो कभी उसको अपनाए, कभी एक्सेप्ट करे. His wife recorded one such incident in her diary when their day in Boston. जब वो बॉस्टन में थे, उसके एक दिन की डायरी जो उसकी वाइफ ने रिकॉर्ड करके रखी है, एक ऐसा इंसिडेंट जो कि बताता है बाय टू रिपोर्टर्स के द्वारा लिया गया है बॉस्टन में वो. शी ऑल्सो मेड एन अकाउंट ऑफ वाई हर हस्बैंड रिफ्यूज टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू. उसने ये भी बताया उसमें कि क्यों उनके हस्बैंड, जो रुडियार्ड किपलिंग है उनकी वाइफ बता रही है कि क्यों उनके हस्बैंड ने ये लेने से मना कर दिया, दोबारा इसके अगेंस्ट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो इस चीज को फेस ही नहीं करेंगे. According to him, interviews are immortal and he calls interviewing a crime. मतलब उसके अकॉर्डिंग तो इंटरव्यू एक क्राइम हो गया. इतना बड़ा इंसिडेंट उन्होंने पास आउट किया है, तो उनको इसी तरीके से लगता है कि इमोर्टल है, ये इररिलेवेंट है, एंड उसको कहते हैं ये क्राइम भी है. विच शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट जस्ट एज एनी अदर क्राइम, जो कि एक पनिशमेंट के लाइबल होना चाहिए कि अगर किसी ने इंटरव्यू लिया है किसी की मर्जी के खिलाफ, किसी के अगेंस्ट जाके, तो ही शुड बी लाइबल फॉर punishment. It is an extremely unpleasant experience and no man with self-respect would ask or consent to it.
एज आई हैव टोल्ड यू, किसी की मर्जी के खिलाफ जाके अगर विदाउट हिज कंसेंट आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, उसका इंटरव्यू ले रहे हो, तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. आयरनिकली मीन्स किपलिंग आयरनिकली किपलिंग वंस कैरीड ऑन सच असॉल्ट. उनका इनडायरेक्टली मतलब ये है किपलिंग का जो रुडयार्ड है कि एक बार जब ये कैरी कर लेता है तो ये असॉल्ट जैसी चीज है. असॉल्ट वो होता है बिना किसी पे अटैक किए, सिर्फ वर्ड टू वर्ड जाके ही सामने फेस टू फेस ही कुछ ऐसा बोल देना कि सामने वाले की इंसल्ट हो जाए, उसको बुरा लग जाए, तो उसको असॉल्ट क्रिएट करा ऑन मार्क ट्वेन सम इयर्स अर्लियर. मतलब किसने लिया था उनका इंटरव्यू? मार्क ट्वेन ने, कुछ साल अर्लियर. ओके, पहले. Now next, H.G. Wells means an English novelist, journalist, sociologist and historian. He is known for his works of science fiction. वो किस बात पे जाने जाते हैं? साइंस फिक्शन के काम करने के द्वारा. ठीक है, साइंस के वो है, और नॉवेलिस्ट है, जर्नलिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है. ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है मे बी. Wells' best known books are The Time Machine, The Invisible Man and The War of the Worlds. इनकी बेस्ट नोन बुक्स हैं ये. Joseph Stalin means a great Russian revolutionary and an active political organizer. Saul Bellow means a playwright as well as a novelist also. Bellow's works were influenced widely by World War II. Among his most famous characters are Augie March and Moses. He published short stories like translated from Yiddish. He won the Nobel Prize for Literature in 1976. Do not forget the year of Nobel Prize. Next is ordeal means a very unpleasant and prolonged experience. Serviceable means fulfilling its function adequately. Usable, uh, usable, sorry. Vivid means producing powerful feelings or strong, clear images in mind. Contemporaries means a person or thing living or existing at the same time as another. Unprecedented means never done or known before. पहले नहीं जाना गया. The famous English novelist and journalist H.G. Wells जो है, उनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि इंटरव्यू जो है एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन 40 इयर्स बाद, उनके 40 इयर्स बाद ये इंटरव्यू जो है रशियन रिवॉल्यूशनरी जो जोसेफ स्टालिन है, तब उन्होंने ये चीज कही. अनादर राइटर जो है सॉल बेलो, वो कमेंट करते हैं कि इंटरव्यू ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है टू बी लाइक फिंगर टिप्स ऑन हिज विंड पाइप. वो ऐसा है जैसे किसी की उंगलियों पे आप वर्क कर रहे हो, उनके उनसे टिपिंग कर रहे हो ऑन हिज विंड पाइप. सांसें भी आपकी अटकी हुई होती हैं और आप उंगलियों को बार बार यूं फिंगर्स, हमारा कभी हम पंच बनाते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो इस टाइप की फिंगर टिप्स है जो, और आपकी सांसें तक अटक जाती है, विंड पाइप, सांस भी आना बंद हो जाती है. विच मीन्स दैट ही फेल्ट चोक. कुछ भी करने का समझ नहीं आता, व्हाट वी गिव आंसर, व्हाट वी से समथिंग, कुछ भी नहीं समझ आता, एंड सफोकेटेड व्हेन ही सेट फॉर वन. और एक बार आप बैठ गए वहां पे इंटरव्यू देने, तो आपको ऐसा लगता है कि दम घुट गया, वी आर गेटिंग एग्जॉस्टेड हियर, हम बहुत ज्यादा सफोकेट फील कर रहे हैं. डिस्पाइट द ड्रॉबैक. अब ये सब आपने जब भी देखा तो नेगेटिव व्यूज देखे, दे डू नॉट लाइक, तो आप ड्रॉबैक्स को देखते हो उनको, उनके अलावा भी इंटरव्यू ऐसा माना जाता है कि वो फुलफिल करता है एक ऐसा पर्पस कम्युनिकेशन का कि हम कम्युनिकेट कर सके सामने ऑडियंस के साथ में. हाउ टू कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रायन, वो ये मानते हैं, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, he gives us the most clear impression of the people of our times. The setup of one man, the interviewer asking questions from the other, the interviewee gives him power and influence. इंटरव्यूअर जब सेटअप करता है सारे क्वेश्चंस का, तो वो जब क्वेश्चन पूछता है दूसरे साइड जो इंटरव्यू बैठा है उससे, तो उसको एक कहीं ना कहीं पावर मिलती है और इन्फ्लुएंस होता है कि सामने वाले की बात को समझ के उसको देखकर पूरा फोकस रखकर हम फेस आउट करते हैं. गॉट इट? नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट. Formidable means inspiring fear or respect through being impressively large, powerful, intense, or capable. Medieval means relating to the Middle Ages. Aesthetics means a branch of philosophy that deals with nature and appreciation of beauty. Staggeringly means to an astonishing or shocking degree. The following is a part of an interview of the Italian novelist named अम्बाटो इको. अब ये जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने कुछ नॉवलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, इनकी स्टोरीज पढ़ी. अब हम एक नेक्स्ट इटालियन नॉवलिस्ट जिसका नाम अम्बाटो इको है, उसका इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे. उसने कुछ अपने व्यूज बताए. ही सेड दैट ही रोट नॉवेल्स ऑन संडेज.
उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन संडेज को टाइम निकाल के उसने नॉवेल्स लिखा करता था वो, उसने वो लिखी। मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर इंटरव्यूड हिम। अब किसने लिए थे उनके इंटरव्यू? मुकुंद पद्मनाभन ने, मुकुंद ने लिए थे, और कहाँ लिए थे? वेयर? हिंदू न्यूज़पेपर। Umberto Eco was a professor at the University of Bologna, that is in Italy, at that time. उस टाइम पे, टाइम ड्यूरेशन नहीं दे रखा, लेकिन उस टाइम पे Umberto Eco was from where? He was a professor at the University of Bologna, that is in Italy. Italy याद रख लेना, that is okay. He was famous for his thoughts on semiotics, interpretation of writings and beauty of the Middle Ages. वो बहुत ज्यादा फेमस थे अपने बारे में, इनके थॉट्स रखने के बारे में, किसमें? सेमियोटिक्स से रिलेटेड, कोई भी चीज किस तरीके से इमेजिन करनी है उससे रिलेटेड, उस चीज को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, कैसे एक्सप्लेनेशन देना है, उसको लिखने, उनकी राइटिंग इस तरीके से थी, मतलब वो जिस जो लिख रहे हैं वो शब्द दिल को छू रहे हैं, इस तरीके से वो लिखा करते थे। एंड द ब्यूटी ऑफ द मिडिल एजेस, जो मिडाइवल पीरियड की ब्यूटी है वो भी उन्होंने अपनी राइटिंग में, अपने नॉवेल्स में बताई है। लेटर ही टर्न टू राइट फिक्शन, फिर वो फैक्चुअल बेसिस पे जो फिक्शंस होते थे वो लिखना स्टार्ट करते हैं, जो भी उनके इमेजिनरी आइडियाज आते हैं माइंड में उनको। ही रोट अ वेराइटी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर में भी बहुत सारी वेराइटीज उन्होंने लिखी हैं, फिक्शन, अकेडमिक टेक्स्ट, essays, books for children and articles for newspaper उन्होंने लिखे हैं। He rose to fame in the year 1980, और ऐसे लिखते लिखते उनको एक फेम मिला, एक पहचान मिली 1980 में, जब उनकी बुक का टाइटल द नेम ऑफ द रोज सामने आया, बिकेम अ बेस्ट सेलर। ठीक है, वो बहुत ज्यादा बिकने वाली बुक जो है बनी, और वो बेस्ट सेलर के नाम से फेमस हुए। The interviewer begins by praising Umberto Eco and quoting the words of David Lodge, where he mentioned that it is out of his capacity to understand how one person could be good at so many things. Definitely Umberto Eco के बारे में बहुत सारी चीजें आई हैं, that is famous in your question answers also। कई बार बच्चों ने पूछा, तो Umberto Eco जो है, वो जब उसका इंटरव्यू बिगिन हुआ, वो इंटरव्यूअर जो है स्टार्ट करता है अम्बर्टो इको को अप्रिशिएट करके, बहुत ज्यादा प्रेज करके, ये कोट करके कि डेविड लॉज जो है, जहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि उसकी कैपेसिटी से बाहर जाके ये चीज समझना कि कैसे एक पर्सन जो है अच्छा हो सकता है बहुत सारी चीजों में, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ठीक है, ये क्वालिटी कैसे। Umberto Eco ने रिप्लाई किया by specifying that maybe it looked like he did a multiple different task। बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट टास्क होते हैं, उसको फाइट आउट करके, उसको देखकर, उसको बहुत अच्छे से उसको एग्जामिन करके, बट अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा था, जैसे कि मैंने उसको कहा, उसके थिंकिंग थॉट्स जो थे ना वो सिमिलर थे, लेकिन जब सिमिलर उसने स्टोरी लिखी, फिर उसको बाइफरकेट किया कि ये फिक्शन वाला है, ये इसमें ये एकेडमिक टेक्स्ट आ गए, इसमें कोई और चैलेंजिंग टास्क है, तो उसने उसको टॉपिक वाइज अलग किया। इस तरीके से उसने बोला कि मैं ये करना चाहूँ तो अलग अलग कर सकता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अम्बाटो इको के अकॉर्डिंग, ये चीज जो है हमेशा उसने सेम चीज करी, मैंने तो सिर्फ सोचा, मैंने सिर्फ उस चीज को इंटरप्रेट किया, एग्जामिन किया, अपने अकॉर्डिंग किया सब कुछ, और फिर वो आपको आपकी नजर में कैसे आया, डिफरेंट बन के आया। मुकुंद क्यूरियसली आस्क हिम अबाउट द सेम थिंग। अब मुकुंद ने भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर उससे पूछी। दैट इको फाउंड हिमसेल्फ डूइंग, जो भी इको ने खुद को कैसे पहचान दिलाई, कैसे पहचाना। नेक्स्ट, philosophical means relating or devoted to the study of fundamental nature of knowledge, reality and existence. Pursue means follow. Ethical means relating to moral principles. Eliminate means remove. Fist means a person's hand when the fingers are bent। फिस्ट मतलब मुट्ठी बंद हो जाती है हमारी, वो वाली। टुवर्ड्स द पाम, जैसे कि मैंने बताया, एंड हेल्ड देयर टाइटली टिपिकली इन ऑर्डर टू स्ट्राइक अ ब्लो और ग्रास्प समथिंग। Interstices means space or gap. Elevator means a lift. He found it difficult to put it into words, but began by saying that he had specific philosophical interest. उसने इस चीज को फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई उसको, और उसने अपने वर्ड्स जो है वहां रखे, लेकिन ये कहते हुए स्टार्टिंग उनकी ये हुई दैट ही हैड स्पेसिफिक फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, उसका कुछ अलग ही इंटरेस्ट था फिलोसॉफिकल बेसिस पे, और उसने कंटिन्यू सॉर्ट आउट किया, परस्यू, और उसको कंटिन्यू भी रखा थ्रू हिज एकेडमिक वर्क्स एंड नॉवेल्स। जब वो एकेडमिक वर्क्स और नॉवेल्स में बिजी था, तब भी उसने अपने थॉट्स वाली स्किल जो है रखी कंटिन्यू।
टॉकिंग अबाउट हिज बुक्स फॉर चिल्ड्रन, अपनी जो बुक्स है उसके चिल्ड्रन के बारे में उससे बातें करी. दे ऑल टॉक्ड अबाउट द नॉन वायलेंस एंड पीस, और ये सारी बातें नॉन वायलेंस और पीस को देखते हुए थी, विच वर अगेन बेस्ड ऑन एथिक्स. देन ही टॉक्ड अबाउट हिज सीक्रेट दैट ही वर्कड इन एम्प्टी स्पेसेस. अच्छा, उसने ये भी बोला कि ये सारा तो तब है जब मैं काम करता था, और जब मेरे पास बहुत ज्यादा खाली टाइम हुआ करता था, मेरे पास जब अपना स्पेस होता था, तो ये सीक्रेट चीज है कि मैंने ये सारे वर्क जब किए ना अपने वेकेंड टाइम पे किए, जब मेरे पास फ्री टाइम होता था, ये सारे काम तब किए. मैं, मेरा जो काम था वो तो अलग चल ही रहा था, और ये जो लिखने का, राइटिंग नॉवेल एंड ऑल, ये सारी चीजें मैंने बाद में करी हैं जब अपने वेकेंड टाइम पे. ही कॉल्ड देम इंटरस्टाइसेस. अकॉर्डिंग टू हिम दीज एम्प्टी स्पेसेस वर वेरी क्रूशियल, और उनके उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो एम्प्टी स्पेस, जो खाली टाइम होता था ना हमारा, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हुआ. इफ यू रिमूव द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द एटम्स और फ्रॉम द यूनिवर्स, अगर आप ये एम्प्टी स्पेसेस, एटम्स, इसने एग्जांपल दिया आपका साइंस का लेके, एटम्स या यूनिवर्स में से स्पेस हटा दोगे, वो द यूनिवर्स वुड बी वेरी कॉम्पैक्ट, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा, जस्ट एज बिग एज इज फिस्ट, और वो इतना ज्यादा बिग होने लगेगा एग्जॉस्ट होके कि वो आपकी मुट्ठी के समान हो जाएगा एक तरह से, उसमें स्पेस ही नहीं मिलेगा उसको. सो if he was expecting someone over, that is someone was coming to his house. अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कहीं ना कहीं हमारे घर में आ रहा है, और कहीं ना कहीं से वो घर में जब एंटर ले रहा है, एंड द गेस्ट टुक द एलिवेटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू हिज फर्स्ट टू हिज फ्लैट ऑन द थर्ड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाने में जब गेस्ट वाज यूजिंग अ लिफ्ट, एज अंबरटू वेटेड फॉर द गेस्ट, और अंबरटू जब वो गेस्ट के वेट कर रहा है, दैट टाइम वाज एन इंटेंस टाइम, मतलब वो भी टाइम जो है उसका इंजॉयबल था और खाली टाइम ही माना गया उसमें, कि इफ आई एम वेटिंग फॉर 1 or 2 minutes फॉर द गेस्ट, तो वो भी मेरा एम्प्टी स्पेस ही है. एंड ही यूज दैट इंटरस्टाइज टू राइट एन आर्टिकल, और वो इसको भी यूज में लेता है आर्टिकल लिखने के, इस टाइम ड्यूरेशन को भी, कि जब ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे कोई इंसान आ रहा है, तो वाई शुड वी वेट, we should think about ourselves now. So he is using that time also. That is how he worked in such empty spaces of time which many people waste by sitting idle and waiting, just like our students. ठीक है, जब वो खाली बैठ के सिर्फ वो खुद की मनगणना में बिजी होते हैं और वेट करते रहते कि ये काम होगा, ये अब होगा, ऐसा नहीं, वो उस चीज को भी यूटिलाइज कर रहा है. इसका एम्प्टी स्पेस मतलब ये नहीं है संडे को आज फंडे है एंड ऑल, हम कहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. ये ऑल टाइम बिजी होता था, मतलब गेस्ट भी आ रहा है तो उसका वेट नहीं कर रहा, ये खुद का आर्टिकल लिखने में बिजी है. he does not want to waste his time. अब मुकुंद ने मेंशन किया है that what he did was undoubtedly unique. जो भी उसने यहाँ पे किया है वो डेफिनेटली एक यूनिक चीज है. नो डाउट, देयर इज नो डाउट कि एक यूनिक था, ऐसा कौन करता है. ठीक है, वी आर ऑल्सो शॉक्ड. हिज स्कॉलरली आर्टिकल्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल अकेडमिक स्टाइल्स, और उसके स्कॉलरली जो आर्टिकल्स है जो बहुत फेमस हुए हैं, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है यूजुअली अकेडमिक स्टाइल से. द यूजुअल अकेडमिक स्टाइल लेक्ड पर्सनल टच एंड वाज ड्राई एंड बोरिंग, और यूजुअल अकेडमिक स्टाइल जो है उसमें कहीं ना कहीं पर्सनल टच के बारे में नहीं बोला, लैकिंग है, उसकी शॉर्टेज है. एंड वाज ड्राई एंड बोरिंग, और कहीं ना कहीं आप लोगों के जैसा उसको बहुत सूखा सूखा लगता है, बहुत बोरिंग सा फील होता है, लेकिन ही वाज स्टिल कंटिन्यू विद हिज वर्क. ऑन द अदर हैंड अम्बर्टोज राइटिंग, लेकिन अम्बर्टो की राइटिंग जो है एक सर्टेन प्लेफुल रही है, पर्सनल टच ही रही है, मतलब अपनी चीजें भी उसने वहां पे डिस्कस की है, सो दैट वो एंटरटेनमेंट बना रहे, कहीं ना कहीं इंसान छूटे नहीं. ही आस्क्ड एको दैट डिड ही इंटेंशनली अडॉप्ट एन इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग, क्या उसने इंटेंशनली ये जो राइटिंग लिखा है इनफॉर्मल मैनर, क्या ये विद इंटेंशन किया है, और वॉज ही बीइंग नेचुरल, या फिर बाय नेचर ही, बाय नेचुरली ये चीज आई है जो कि आपकी लिखावट सबको पसंद आ रही है. Next is dissertation, means a long essay on a particular subject, especially one written for a university degree or diploma. Hypothesis means theory. Frustration means the feeling of being upset or annoyed as a result of being unable to change or achieve something. Narration means the action or process of narrating a story. अंबरटू यहाँ पे नरेट करते हैं स्टोरी को फ्रॉम हिज टाइम इन इटली, इटली के टाइम से, जहाँ पर एक प्रोफेसर जो है बताता है कि उसकी जो थेसिस है वो इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो उसकी लिखावट है, जो उसकी राइटिंग में उसने लिखी है, अपने जो पैराग्राफ्स लिखे हैं, एक्सट्रैक्ट लिखे हैं, वो दूसरों से अलग हैं.
वो ये भी बताता है अपनी स्टोरी में इंक्लूड करते हुए कि ट्रायल्स और एरर्स जो हैं जो कि होते हैं, हैपन होते हैं ड्यूरिंग हिज रिसर्च, कि रिसर्च के ड्यूरेशन में, और बाकी अदर्स ऑन द अदर हैंड मेड फॉल्स एजम्पशन, और बाकी लोग क्या करते हैं, एजम्पशन मतलब इसने इमेजिन किया बट बहुत सच्ची चीजें करी है, लेकिन इसमें क्या है, कई लोग जो है फॉल्स एजम्पशन करते हैं, मतलब कि वो सच नहीं भी होता, फॉल्स एजम्पशन है उनका, करेक्टेड दैम, तो करेक्ट करे, एंड पुट कंक्लूजन ऑल्सो, और उसमें कंक्लूजन जो है पुट करें, अपना व्यू भी दें। दिस वाज द रीजन व्हाई द प्रोफेसर इवन पब्लिश हिज थेसिस, और यही एक रीजन है कि क्यों प्रोफेसर जो है पब्लिश करता है खुद की थेसिस एज अ बुक बना के करता है। एट द एज ऑफ 22, अब 22 की एज में उसने रियलाइज किया दैट हिज वे ऑफ राइटिंग वाज द करेक्ट वे, कि उसका जो राइटिंग है, जो लिखने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा सही है, एंड दैट्स व्हाई his essays were always in a narrative tone, उसके ऐसे जो है हमेशा नैरेट करने की टोन में रहते हैं, मतलब एक्सप्लेन अच्छा करते हैं। Probably this was also the reason why he started writing novels at the age of 50, और डेफिनेटली यही रीजन रहा कि वो 50 ईयर की एज में भी उसने क्यों राइट करना स्टार्ट किया नॉवेल्स को ऑन द, और ये बेसिकली आपको पता चलता है कि 50 साल की एज में उसने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया, अभी तक सब आर्टिकल्स आए थे। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज फ्रेंड रोलेंड बार्थेस जो है वो हमेशा चाहते थे एक नॉवेलिस्ट होना, डू नॉट टॉक अलॉन्ग विद एन एसेइस्ट, मतलब जो ऐसे लिखते थे उनके संग में। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन डेफिनेटली अनलकी रहा उनके लिए, ही डाइड बिफोर ही कुड डू इट, वो भी लिखना चाहते थे लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई है। वाइल फॉर इको इट हैपन बाय एक्सीडेंट, लेकिन अब इको के लिए ये एक्सीडेंट ही था, बट नॉवल राइटिंग सेटिस्फाई हिज हंगर फॉर नरेशन, लेकिन जो उसकी भूख थी ना, वो नरेट करने के बाद ही शांत होती। पॉइंटिंग आउट इज नॉवेल्स, अब उस नॉवेल्स को पॉइंट आउट करते हुए मुकुंद ने मेंशन किया कि बिकेम एस्टाउंडिंगली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, उसने बहुत ज्यादा सरप्राइजिंगली फेमस हुई वो चीज जो कि फेमस होने वाली नहीं थी, लेकिन इसीलिए सरप्राइज हुआ, सबको शॉक हुआ कि जो पब्लिक हुई, पब्लिकेशन में आया, नाम इसका फेम बना, द नेम ऑफ द रोज, फ्रॉम अ फेमस अकेडमिक ही वेंट ऑन टू बिकम अ फेमस नॉवलिस्ट, मतलब फेमस अकेडमिक से वो कहाँ चला गया, नॉवेलिस्ट बन गया। दो ही हैड रिटन मेनी मोर स्कॉलरली वर्क्स, क्योंकि उसने बहुत सारे स्कॉलरली वर्क्स उसमें मेंशन किए हैं, लगभग 20 से ज्यादा, 5 नॉवल भी हुई है उसकी। Umberto Eco corrected that he had written over 40 non-fiction pieces, और अम्बर्टो इको ने ये भी करेक्ट करके कहा, जब उसने कहा 20 और मोर देन 5 नॉवेल्स, तो उसने मेंशन करके कहा कि 40 नॉन फिक्शन पीसेस भी हैं उसमें। Next is seminal means influential, amazed at hearing about Eco's over 40 scholarly, और ये बहुत ज्यादा सुनकर उनको शॉकिंग था कि 40 scholarly articles, one of which was the study of science, जो कि साइंस के बारे में बताते हैं, सेमियोटिक्स जो कहा था मैंने, जो सिंबल्स होते हैं। He asked if he was at all bothered when people remembered him as the famous novelist, उसने ये भी पूछा कि ये सब लोग इस बारे में बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं कि जब लोग उनको रिमाइंड करते हैं, उनको याद करते हैं एज द फेमस नॉवलिस्ट। नेक्स्ट इज अमरडो इको ने रिप्लाई किया मुकुंद को ये एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ, इट बॉदर हिम बीइंग आइडेंटिफाई एज अ नॉवेलिस्ट, की बहुत ज्यादा मेरे लिए थोड़ा सा है इस तरीके से सोचने वाला कि मैं 50 ईयर्स के बाद नॉवेलिस्ट बना हूँ और मैंने अब तक आर्टिकल्स ही लिखे थे, तो ये आइडेंटिफाई करना मेरे को भी बॉदर करता है, थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। और वहीं दूसरी जगह आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, और वहीं पे अगर मैं खुद को आइडेंटिफाई करता हूँ एज एन एकेडमिक कम्युनिटी, बिकॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु रोट नॉवेल्स ओनली ऑन संडेज, क्योंकि वहां पर उसने कंसिडर करके बताया था, वहां पे उसको सिर्फ इतना ही कंसिडरेशन दे रखा है कि संडेज को ये नॉवेल्स लिखते हैं। He also attended academic conferences as opposed to pen clubs and writers meetings. उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत ज्यादा अपोज करी हैं और जिनके अपोजिट में पैन क्लब्स मेंबर्स और राइटर्स मीटिंग रही हैं। बट ऑन द अदर हैंड इको एक्सेप्टेड दैट ही वॉज वेल अवेयर दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, लेकिन इको ने वहीं पे उनके बिहाफ पे जाके एक्सेप्ट भी किया है कि वेल अवेयर हूँ मैं इस बात से कि जो राइटिंग कर रहे हैं नॉवेल्स, he was reaching a wider audience, वो एक इतनी ज्यादा वाइड ऑडियंस के पास पहुंचे हैं क्योंकि 1 मिलियन पीपल जो है would not obviously be interested in stuff on semiotics, की
लगभग मैं ही मान सकता हूँ मैं बहुत वाइडर पब्लिक के पास पहुंच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऑडियंस मेरी काफ़ी भरी चौड़ी है, लंबी चौड़ी लिस्ट है उसकी, क्योंकि लगभग 1 मिलियन लोग जो हैं ऑब्वियसली इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो मुझे बहुत शॉकिंग है कि मैं नॉवलिस्ट बन गया। Mukund changed the topic and mentioned that The Name of the Rose was a very serious novel and still it managed to attract a large audience. वो बहुत ज़्यादा सीरियस नॉवल है, स्टिल वो इतनी ज़्यादा ऑडियंस को कनेक्ट करके रख रखी है। इट डील्ड विद डिटेक्टिव स्टफ एंड ऑल्सो मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडाइवल हिस्ट्री, जो कि सबको नॉर्मली पसंद नहीं आती है। He asked Umberto if he was at all surprised by his success, कि अब भी आपको सरप्राइज है अपनी सक्सेस को देखते हुए। Humberto replied that he was not at all surprised. The only people who were surprised were journalists and publishers. ये ऐसा सरप्राइजिंग नहीं है, सिर्फ सरप्राइजिंग किसके लिए, जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इट वाज कॉमनली बिलीव दैट पीपल लाइक इजी रीडिंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इजी रीडिंग एक्सपीरियंस समझ आता है। अगर हाई फाई कोई वोकैब चेंज करते हैं तो उनको नहीं पसंद आता, एंड ट्रैश वो उसको कचरे में डाल देते हैं। वाइल द ट्रुथ वॉज दैट थ्रू हिज नॉवल, इसके बल्कि सच ये है मेरी नॉवल के अकॉर्डिंग, ही रीच दैट स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु लाइक चैलेंजिंग रीडिंग एक्सपीरियंसेस। और मेरी नॉवल के अकॉर्डिंग मैं ऐसी जगह पहुंचा हूँ जहाँ पे स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लाइक करी गई है और बहुत चैलेंजिंग रीडिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए ये। फिर उसने समझा ऐसा इसलिए क्योंकि ही हिमसेल्फ yearned टू वॉच शोज लाइक मियामी वाइस। वो उसने ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ही लाइक्स टू वॉच मियामी वाइस, जो कि इमरजेंसी रूम का एक शो है आफ्टर डिनर बट नॉट ऑल डे लॉन्ग, जो सिर्फ डिनर के बाद ही होता है, पूरे दिन लंबा नहीं चलता। ही आस्क्ड अम्बर्टो अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ द नॉवल। उसने सक्सेस, जो नॉवल की सक्सेस रही उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा। having to do something if, with its association with medieval history, क्या आपने उसके साथ कुछ किया था, कुछ छेड़छाड़ करी जिससे कि आप फेमस हो गए, पसंद की गई। Umberto did not negate the possibility as he began to tell a story. Umberto ने नेगेशन में जाके नहीं बल्कि उसका डिनाई नहीं करा, उसने स्टार्ट किया उसकी स्टोरी बताना, which he thought that he did like a Chinese wise old man, कि वो चाइनीज वाइज ओल्ड मैन को बहुत ज्यादा लाइक करता था। उसने ये भी मेंशन किया दैट his American publisher expected not to sell more than 3000 copies, कि उसके जो अमेरिकन पब्लिशर है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3000 कॉपीज जो है सेल ना करें, उससे ज्यादा सेल ना करें। एज इन अ कंट्री लाइक हर्स नो वन हैड एवर सीन अ कैथेड्रल और स्टडीड लैटिन लैंग्वेज, की किसी को भी ये लैंग्वेज जो है पसंद नहीं आने वाली है। टू देयर सरप्राइज दे एंडेड अप सेलिंग अराउंड 2 और 3 मिलियन, और उसने सिर्फ कहा था 3000 से ज्यादा नहीं कॉपी बिकेगी, बल्कि कितनी बिकी, 2 और 3 मिलियन कॉपीज उसने सेल आउट करी। अंबर्टो ने कंसिडर करते हुए कहा कि सक्सेस जो है इस बुक की एक मिस्ट्री है कि लोगों को क्यों पसंद आ रही है। आई ऑल्सो डोंट नो द व्यूज। हैड इट बीन रिटन 10 years अर्लियर, क्या इसको और ज्यादा अर्लियर में भी लिखा जाना चाहिए, बाद में भी, द सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, थैंक यू।